हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 5 और अध्याय का नाम है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का कंप्लीट लेसन जो होता है उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है और उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज मैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स कराने वाला हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, यानी उस सब्जेक्ट का पूरा समरी। इस चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, उसका मैं समरी कराऊंगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा ताकि आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ में आए, ज्यादा रटना नहीं पड़े। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है कि अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वंशागति के व्यवहार एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। यानी अनुवांशिकी क्या है? तो अनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वंशागति के व्यवहार एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा पॉइंट, अनुवांशिकता के नियमों का अध्ययन सर्वप्रथम ऑस्ट्रिया के ग्रेगर जोहान्स मेंडल ने किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ अनुवांशिकी भी कहा जाता है, यानी अनुवांशिकी के पिता। दूसरा हो गया। तीसरा, मेंडल ने अपने प्रयोगों को 1865 ईस्वी में नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून की एक बैठक में प्रस्तुत किया, जो इसी सोसाइटी की पत्रिका में 1866 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ठीक है, तो उन्होंने अपना प्रयोग कब किया था? तो 1865 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था? सोसाइटी जो उन लोगों का होता है, नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्रून, वहां की एक सोसाइटी थी, उसमें उन्होंने अपने विचार को प्रस्तुत किया और उसी सोसाइटी की एक पत्रिका थी जिसमें उनके प्रयोगों को 1866 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। मेंडल द्वारा की गई खोजों का पुष्टिकरण ह्यूगो डीवरिच, कार्ल कॉरेंस तथा एरिक वान सेरमॉक ने 1900 ईस्वी में किया। ठीक है, यहां से याद रखिएगा, जब मेंडल ने अपना प्रयोग किया था उसके लगभग 34 वर्षों बाद उनके प्रयोगों को मान्यता मिली। और उनको मान्यता किसने दिलवाई? तो वो 3 साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डीवरिच, कार्ल कॉरेंस और एरिक वान सेरमॉक ने। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के 7 जोड़े विपरीत लक्षणों के लिया था। ठीक है, तो मेंडल ने किसको लिया था? तो मटर के पौधों को लिया था। और क्यों लिया था? क्योंकि उसमें 7 विपरीत जोड़े होते हैं और उन्होंने 7 विपरीत जोड़ों पर ही प्रयोग किया था। मटर के पौधों में 7 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखिएगा कि मटर के पौधे में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 7 जोड़े, यानी टोटल 14 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जब दो पौधों के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है तब इसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। यानी जब इकाई लक्षण के आधार पर क्रॉस कराते हैं तो क्या कहते हैं? एक संकर क्रॉस। जैसे एक लंबा पौधा का क्रॉस एक बौना पौधा से कराया जाए तब इसको कहेंगे एक संकर क्रॉस, क्योंकि इसमें एक ही लक्षण है, इधर एक लंबा है और दूसरा इसमें एक ही लक्षण है, ये कि बौना है। यानी दोनों विपरीत लक्षण है, एक लंबा है तो दूसरा बौना है। जीन अनुवांशिकता की इकाई है। हमेशा याद रखिएगा कि जीन क्या है? अनुवांशिकता की इकाई है। जितने भी अनुवांशिक लक्षण होते हैं वो जीनों द्वारा ही प्रभावित होते हैं। कुछ लक्षण दूसरे के ऊपर प्रभावी होते हैं। ठीक है, तो कुछ लक्षण क्या होते हैं? दूसरे के ऊपर प्रभावी होते हैं। प्रभावी लक्षणों की अभिव्यक्ति तभी होती है जब कारक विषम युग्मजीय अवस्था में उपस्थित रहते हैं। तो प्रभावी लक्षण कब दिखाई देते हैं? जब ये क्या होता है? जब ये जो कारक होते हैं वो विषम युग्मजीय अवस्था में रहते हैं। विषम युग्मजीय और सम युग्मजीय आपको पता होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूं। देखिए, जैसे दो लक्षण है, लंबे के लिए ये एलील है तो इसको दोनों, देखिए दोनों कैपिटल टी है तो इसे समयुग्मजीय कहेंगे, या फिर दोनों स्मॉल टी है इसको भी समयुग्मजीय कहेंगे, लेकिन एक कैपिटल हो एक स्मॉल हो तो इसे विषम युग्मजीय कहते हैं, ये वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। युग्मकों के निर्माण के समय लक्षणों का विसंयोजन होता है। यानी जब युग्मकों का निर्माण होता है तो लक्षणों का क्या होता है? विसंयोजन होता है। जैसे यहाँ पे टी और टी है, जब युग्मक का निर्माण होगा तो इसमें से कोई एक ही टी जाएगा, या तो ये जाएगा या फिर ये जाएगा, दोनों एक साथ नहीं जा सकते, यानी दोनों अलग हो जाते हैं। ये अलग होता है और ये अलग हो जाता है, यही कह रहा है कि दोनों का विसंयोजन होता है। कुछ लक्षण अपूर्ण प्रभाविता तथा कुछ सहप्रभाविता को प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है, आपने वीडियो देखा होगा तो आपको स्पष्ट ही ये पता होगा। अगला लक्षण देखते हैं, जीन क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, जीन कहाँ पे होते हैं, तो क्रोमोसोम पे स्थित होते हैं। एक संकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न संतति का फिनोटाइप अनुपात 3:1 तथा जीनोटिपिक अनुपात, ये जीनोटॉपिक होना चाहिए था, यहाँ पे जीनोटॉपिक अनुपात 1:2:1 प्राप्त हुए। अगला, द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न संतति का फिनोटाइप, यहाँ पे भी टाइप होना चाहिए, फिनोटाइप का अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त हुए। वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत सटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला, पुरुष में 22 जोड़े ऑटोसोम के साथ एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मानव में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो टोटल पाए जाते हैं 23 जोड़े, जिसमें से जो 22 जोड़े होते हैं उन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं। ठीक है, स्त्री में 22 जोड़े ऑटोसोम के साथ 2 सेक्स क्रोमोसोम XX पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि नर में X और Y क्रोमोसोम पाया जाता है जो 23वां जोड़ा होता है, जबकि मादा में केवल X और X क्रोमोसोम ही पाए जाते हैं। उत्परिवर्तन किसी भी जीव में अचानक होने वाला विशाल असतत विभिन्नता है जो वंशागत होता है, यानी एक बार उत्परिवर्तन हो गया तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है। उत्परिवर्तन कायिक कोशिकाओं एवं जनन कोशिकाओं दोनों में हो सकता है। अब आपको पता होगा कि कोशिकाएं में जब युग्मनज बनते हैं तो दो तरह से विभाजित होती है, एक कायिक कोशिका निर्माण करती है और एक जनन कोशिका होती है, तो दोनों में से किसी में भी उत्परिवर्तन हो सकता है। उत्परिवर्तन का जन्म अनेक रासायनिक और भौतिक कारणों द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है उत्परिवर्तन, तो भौतिक या रासायनिक कोई भी कारक होंगे उसके कारण हो सकता है। वंशावली अध्ययन का उपयोग विशेष लक्षण, अपसामान्यता या रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला, जीन अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं, यानी जीन ही है जो अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाते हैं। मेंडलीय विकार मुख्यतः एकल जीन उत्परिवर्तन से निर्धारित होता है। तो जितने मेंडलीय विकार हैं वो किसके द्वारा होते हैं, तो एकल जीन उत्परिवर्तन से ही निर्धारित होता है। हीमोफीलिया एक लिंग संलग्नता रोग है। ठीक है, ये पूछा भी जाता है आपसे कि हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है, तो आप कहिएगा एकल लिए लिंग संलग्नता है। एक या अधिक क्रोमोसोम की अनुपस्थिति, अधिकता या असामान्य विन्यास क्रोमोसोमीय विकार के कारण होते हैं। यानी जैसे आपको मैंने बताया कि 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं मानव में, अगर इसमें से कोई एक अनुपस्थित हो जाए, एक अधिक हो जाए या एक में किसी में परिवर्तन हो जाए तो इससे क्या होता है, विकार उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब एक अजीब तरह की बीमारी हो जाती है जिसे हम लोग क्रोमोसोमीय विकार कहते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है, यानी 46 की जगह पे एक ज्यादा हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। ठीक है, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है, जो 44 प्लस XXY हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव पे। F1 पीढ़ी के संकर पौधे को समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराने को कहते हैं। यानी F1 पीढ़ी के संकर पौधे को जब समयुग्मजी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, एक संकर क्रॉस तो कहते नहीं है क्योंकि इसमें दोनों सामान्य से पौधे रहते हैं। द्विसंकर भी नहीं कहते हैं क्योंकि इसमें दो लक्षण लेकर क्रॉस कराया जाता है। इसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो यही सही आंसर आपका है। दूसरा, जब किसी जीव में एक लक्षण के लिए 2 से अधिक एलील जिम्मेवार हों तब उसे कहते हैं, जब 2 से ज्यादा जीन जिम्मेवार होते हैं तो उसे कहते हैं बहुविकल्पिता। और बहुविकल्पिता आपको मानव के रुधिर वर्ग में दिखता है, जहां पे उसमें ब्लड ग्रुप A, B या O होता है कि जो जीन IA, IB या IO द्वारा निर्धारित होता है। आगे, बच्चों में डाउन सिंड्रोम होने का कारण है, यानी डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है बच्चों में, ये बताना है। तो किसके कारण होता है, पहला है ऑप्शन जीन उत्परिवर्तन, दूसरा है ट्राइसोमी, सगुणिता और नीलोसोमी। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, ट्राइसोमी। मेंडल के प्रयोग किस शताब्दी में हुए, मतलब मेंडल ने अपना प्रयोग किस शताब्दी में किया था। तो जैसे मैंने आपको बताया था उन्होंने अपना प्रयोग कब किया था, तो 1865 ईस्वी में अपना उन्होंने प्रयोग किया था। तो कौन सी शताब्दी हुई, तो होती है 19वीं शताब्दी। तो वही आपका यहाँ पे आंसर है
19वीं शताब्दी, यही आपका सही आंसर है। अगला है, मेंडल के खोजों का पुष्टिकरण कब हुआ? यानी मेंडल का जो खोज किए थे वो तो उस समय उनको मान्यता मिली नहीं, तो फिर कब उनको मान्यता मिली? तो उनको मान्यता कब मिली थी? 1900 ईस्वी में, जब उनको 3 साइंटिस्टों ने उनको मान्यता दिलवाई थी। क्वेश्चन नंबर 6, एक संकर क्रॉस में F2 पीढ़ी में फिनोटाइप अनुपात मेंडल के अनुसार आता है। यानी एक संकर क्रॉस में F2 पीढ़ी में एक संकर क्रॉस के F2 पीढ़ी में फिनोटाइप का क्या अनुपात आता है, ये आपको बताना है। तो आपने देखा था कि फिनोटाइप का अनुपात क्या रहा था, जो मैंने उसमें बताया, ये 3:1 आता है फिनोटाइप का। जबकि जीनोटाइप का अनुपात क्या होता है? ये होता है 1:2:1। तो याद रखिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है, फिनोटाइप या जीनोटाइप। फिनोटाइप पूछा जाएगा तो 3:1 और जीनोटाइप पूछा जाएगा तो 1:2:3, 1:2:1, ये वाला। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, द्विसंकर क्रॉस के F2 पीढ़ी में फिनोटाइप अनुपात मेंडल के अनुसार आता है। यहाँ पे देखिए फिनोटाइप पूछा गया था एक संकर क्रॉस का, ये द्विसंकर क्रॉस का F2 पीढ़ी में फिनोटाइप पूछा जा रहा है कि फिनोटाइप क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है वहां पे भी मैंने बताया आपको सारांश में, 9:3:3:1 होता है। मेंडल के प्रयोग के आधार पर एक संकर क्रॉस के फलस्वरूप F2 पीढ़ी के संतति का जीनोटाइप अनुपात होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जा रहा है क्या, इस बार पूछा जा रहा है आपसे जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या होता है, तो मैंने आपको ऊपर ही बताया, ये क्या होगा, जीनोटाइप होगा 1:2:1 का, ये सही आंसर है। निम्न में कौन समयुग्मी एलील है? तो समयुग्मी किसको कहते हैं? जिसमें दोनों एक जैसे हो, जैसे यहाँ पे टी एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा एक बड़ा है एक छोटा है, तो ये विषम युग्म जी हो जाएगा। तो ये तो गलत ऑप्शन है, तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन विषम युग्मी एलील है? अब ऐसे ही इसका उल्टा देखिए, समयुग्मी क्या है, एक जैसे थे, अब आपसे विषम पूछ रहा है, तो देखिए ये तो एक जैसा है, तो ये नहीं होगा, ये अलग है, मतलब एक बड़ा है एक छोटा है, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक संकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात होता है। यानी जब एक संकर टेस्ट क्रॉस कराया जाता है तो उसके क्या अनुपात मिलते हैं? तो क्या अनुपात मिलते हैं जी? तो उसके अनुपात मिलते हैं 1:1। याद रखिएगा एक संकर टेस्ट क्रॉस की बात हो रही है। यहाँ पे RR-YY जीनोटाइप में कितने तरह के युग्मक बनेंगे? यानी इसमें से जो आपके पास ये 4 हैं, RR 2 R है और 2 Y है, इससे कितने तरह के युग्मक बन सकते हैं ये बताना है आपको। तो देखिए कितने तरह के युग्मक बनेंगे, मात्र एक तरह का युग्मक बनेगा। कैसे बनेगा इसको समझ लीजिए। देखिए ये वाला है RR-YY, तो मैंने जब आपको युग्मक पढ़ाया था तो बताया था ये 2 लक्षण है, इसमें से कोई एक बार में जा सकता है, या तो ये R जाएगा या फिर ये R जाएगा। ऐसे ही इसमें से या तो ये Y जाएगा या Y जाएगा, ये युग्मक बनता है तब। तो मान लीजिए इसमें से ये R जाता है और इसमें से ये Y जाता है, तो युग्मक क्या बन जाएंगे? RY। वैसे ही अगर इसमें से ये R जाए और ये Y जाए तब भी RY ही बनेगा। उसी प्रकार इसमें से ये R जाए और ये Y जाए तब भी RY बनेगा। वैसे ही ये R और ये Y जाए तब भी RY ही बनेगा। तो इस तरह से देख रहे हैं एक ही तरह का युग्मक बन रहा है। तो वही पूछा जा रहा है आपसे कितने तरह के युग्मक बनेंगे, तो मात्र एक तरह का युग्मक बनेगा, जो क्या होगा? R और Y होगा। बस इतना ही आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 13, RR-YY जीनोटाइप से कितने तरह के युग्मक बनेंगे? तो इसमें कितने तरह के युग्मक बन सकते हैं? तो इसमें युग्मक बनेंगे आपके पूरे 4 तरह का। कैसे बनेंगे? आप उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया देख सकते हैं। चलिए मैं बता ही देता हूँ। देखिए ये RR है और ये Y है, स्मॉल y है। अब मान लीजिए मैंने बताया इसमें से ये एक साथ है और ये एक साथ है, इसमें से कोई एक ही एक बार में जाता है। तो मान लीजिए कि ये R जाता है इस Y के साथ, तो युग्मक क्या बन जाएगा? RY। ठीक है, दूसरा मानते हैं, चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये R जाता है अब इस वाले Y के साथ, तब युग्मक क्या बन जाएगा? ये R और स्मॉल y बनेगा। वैसे ही अब अलग कंडीशन लेते हैं, ये मान लीजिए कि ये वाला R जाता है इस Y के साथ, ये तो मैंने बता दिया था। ठीक है, ये बता दिया था, इसको मिटा देता हूं, दूसरा कलर लेता हूं मैं। देखिए ये वाला स्मॉल वाला R जाता है कैपिटल Y के साथ, तब युग्मक क्या बनेंगे? तब बनेगा ये स्मॉल R कैपिटल Y। और एक और लास्ट कंडीशन ये भी हो सकता है कि स्मॉल R स्मॉल y के साथ चला जाए, तब युग्मक बन जाएगा स्मॉल r स्मॉल y।
तो यहाँ पे देखिए 4 तरह के युग्मक बन गए, तो ही आपका सही आंसर होगा 4, इसको टिक करना है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल को द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप दूसरी पीढ़ी में कुल कितने संतति प्राप्त हुए। यानी मेंडल ने जब द्विसंकर क्रॉस कराया था तो दूसरी पीढ़ी में उनको कुल कितने संतति प्राप्त हुए थे। तो कितने संतति प्राप्त हुए थे जी? 16। तो याद रखिएगा टोटल 16 संतति प्राप्त हुए थे। 15 नंबर क्वेश्चन है वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने प्रस्तुत किया था। तो मैंने आपको बताया ही था क्रोमोसोमवाद किसने प्रस्तुत किया था, तो ये किया था सटन व बाबेरी ने। मैंने आपको ये सारांश में भी बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो याद कीजिए इसको भी मैंने समरी में कवर किया था कि डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो क्या होती है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या घट जाती है, यानी इसमें टोटल कितनी होती है 45 हो जाती है क्रोमोसोम की संख्या। ठीक है, सॉरी ये मैंने क्या होती है डाउन सिंड्रोम में एक कम नहीं होती है बल्कि एक बढ़ जाती है, यानी ये आपका सही आंसर है 47। ठीक है, नोट कीजिएगा ये कि एक क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या होती है, यानी आपको बताना है कि टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो इसमें एक घट जाती है और क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है 45। तो यही आपका सही आंसर है। 18 नंबर सेक्स क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने बताया था कितने तरह के होते हैं, मात्र 2 तरह के। मादा में XX और नर में क्या होते हैं ये XY, मात्र 2 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। अगला 19 नंबर अगर 2 पौधों जिनका जीनोटाइप YYRR तथा YYRR है के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में किस प्रकार का जीनोटाइप होगा। ये आपको बताना है कि इसमें और इसमें क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में किस प्रकार का जीनोटाइप आपको मिलेगा, ये आपका आंसर देना है। तो सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा ये 2 नंबर YYRR और YYRR ये वाला। 20 नंबर क्वेश्चन है मेंडल के खोजों का पुष्टिकरण निम्न में से किनके द्वारा किया गया। तो ये मैंने आपको एक वो सारांश में भी बताया था कि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उनका पुष्टि किसने किया था। तो ये किया था ह्यूगो डिवरेज, कॉरेंस और शेरमॉक ने। तो यही आपका 1 नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। यदि एक लाल फूल वाले समयुग्मजी पौधे का क्रॉस एक सफेद फूल वाले समयुग्मजी पौधे से कराया जाए तो संतति होगी, यानी कैसी होती है ये बताना है। तो ये आपने देखा था जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपको याद भी होगा कि कैसे होते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है सभी पुष्प जो होते हैं वो गुलाबी कलर के हो जाते हैं, सभी पुष्प गुलाबी कलर के हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आधे फूल गुलाबी वाली ये नहीं है, आधे फूल नहीं ये भी नहीं है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए में दिया है आधी लाल फूल वाली, ये गलत है। आधी गुलाबी फूल वाली, ये भी गलत है। पूरी लाल फूल वाली, ये भी गलत ही है। और दूसरा है आधी सफेद फूल वाली, ये तो हो नहीं सकता। तो देखिए यहाँ पे या तो पूरी गुलाबी दी रहती उसको हम लोग सही करते, और पूरी गुलाबी नहीं दी है क्योंकि उसमें वहां पे क्या होता है दोनों के लक्षण आ जाते हैं, लाल और सफेद दोनों के, और पूरा पुष्प कैसा हो जाता है गुलाबी हो जाता है। लेकिन गुलाबी ऑप्शन नहीं दिया है तो आपको पता है 2 लक्षणों में से कोई एक ही प्रभावी होता है, यानी यहाँ पे प्रभाविता का नियम कार्य कर रहा है। तो या तो पुष्प लाल हो सकते थे या सफेद हो सकते थे, तो पूरी जो फूल होंगे वो कैसे होंगे, पूरी फूल लाल हो जाएगी। ठीक है, ये आपका 21 का 2 नंबर सही होगा। पूरी पुष्प कैसी हो जाएगी, लाल। अगर गुलाबी रहती तो आप गुलाबी को टिक करते हैं क्योंकि वहां पे फिर ये प्रभाविता का नियम अप्लाई नहीं होता। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं एक पौधे में लाल रंग का फल लाल रंग का फल जिसे आर से दिखाया जा रहा है, पीले रंग के फल जिसे आर स्मॉल आर पर प्रभावी है तथा लंबा बौने पर प्रभावी है। यदि RRTT जीनोटाइप के पौधे का क्रॉस RRTT वाले पौधे से कराते हैं तब क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि 50% लाल फल वाले होंगे पौधे, 50% कैसे हो जाते हैं, लाल फल वाले मिल जाते हैं। अगला देखते हैं पाइसम स्टाइवम ने संलग्न समूहों की संख्या है। पाइसम स्टाइवम में संलग्न समूहों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो कितनी होती है, तो उनकी संख्या होती है 7।
गुणसूत्र की 2n-1 अवस्था क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है 2n-1, यानी जब ये लिंग क्या है, जोड़े में हो, जैसे 23 है तो इसका 2n कितना हो जाएगा, इसका 2n हो जाएगा 46, इसमें से एक घट जाए तो 45 हो जाएगा। इस अवस्था क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है मोनोसोमी। एबीओ रक्त समूह का प्रतिपादक है, यानी ये जो एबीओ रक्त समूह होता है उसके प्रतिपादक कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है लैंडस्टीनर, दूसरा है विनर, तीसरा है लेविन और चौथा है फिशर। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है लैंडस्टीनर। ठीक है, ये सही आंसर है। वंशागतिकी कार्यकी इकाई है, वंशागतिकी जो कार्यकी इकाई है वो क्या होती है? गुणसूत्र, जीन, इंस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन। तो आपने अगर सारांश अच्छे से ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि क्या होती है अनुवांशिकी इकाई, तो ये जीन होती है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं यहीं पे क्वेश्चन नंबर 27 पे। युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? युग्मन और विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? ये बेटसन और पिनेट ने किया था। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया संपन्न होती है, कहाँ पे होती है? डिप्लोटीन में, लिप्टोटीन में, जाइगोटीन में और पैकेटीन में। आपने इंटर वाला अगर 11th क्लास का आपने कोशिका विभाजन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको तो याद ही होगा यहाँ पे किस अवस्था में पूरी होती है, तो ये होती है पैक्टीन में। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरीन के साथ पिरिमिडीन प्रतिस्थापित हो जाए तो उसे कहते हैं, यानी प्यूरीन के साथ क्या हो जाए? पिरिमिडीन प्रतिस्थापित हो जाए तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ट्रांसवर्सन। ट्रांसवर्सन। 30 नंबर क्वेश्चन है, सर्वत्र अदाता का रक्त वर्ग निम्न में से कौन है? सर्वदाता जो होता है उसका क्या है वर्ग, जो होता है रक्त का वर्ग यानी ब्लड ग्रुप होता है, वो क्या होता है ये आपको बताना है। तो क्या होता है? ये ए बी होता है। ठीक है, इसके साथ ही मैंने 30 ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। अगली वीडियोज में मैं कुछ और ऑब्जेक्टिव आपको कराऊंगा। इस चैप्टर का मैं कम से कम 60-70 ऑब्जेक्टिव तो आपको कराऊंगा है। ठीक है, तो बने रहिए इस चैनल के साथ, अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।